तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और हमेशा की तरह कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता हूं और ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन जो है वो कहीं कैंडिडेट्स या हमारे मित्र फंस रहे हों तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारी टीम लगातार सॉल्व करती है। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो मुझे बाय द एंड ऑफ द डे जो मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है कि इस चैनल पे आपके सामने डिस्कस करने चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ इस ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल के माध्यम से। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो अभी नए हैं इस पोर्टल पर, पहली बार आए हैं। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ। बहुत से लोग हो सकता है कहें कि सर ये बार बार रिपीट करने की क्या इम्पोर्टेंस है, तो बस मैं उन्हीं के लिए ये रिपीट करता हूँ जो इस पोर्टल पे नए हैं, जो फैमिलियर नहीं है इस पोर्टल पे और नेविगेट इस पोर्टल पे कर गए हैं और की समस्याओं को लेकर। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इंसान सर्च करता है कोई चीज़ तो कोई प्रॉब्लम के साथ ही सर्च करता है सॉल्यूशन की तलाश में, तो हम वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लाइनअप सीरीज चलती है हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर सेक्शन के लिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। और मैं एकेडमिक्स से जुड़ा होने के कारण थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन जो अच्छे प्रॉब्लम्स जो हैं मुझे लगता है कि इस पोर्टल के माध्यम से मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपके सामने डिस्कस करने चाहिए, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ इस पोर्टल के माध्यम से। तो और देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग कैंडिडेट्स ने पूछे हैं और दो अलग अलग जगह के क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन जो है वो सतना से है और दूसरा क्वेश्चन झारखंड से एक बच्चे ने पूछा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस अब थोड़ा सा लीक मेरी चेंज है। इससे पहले मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं और मैं इसको जेई मेंस लेवल का ही कहूँगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये। एडवांस में थोड़ा सा और टेक्निक्स टैक्टिक्स लगती हैं, तो मेंस लेवल के लिए ठीक है क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, ये दोनों मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं और उनको हम लोग सॉल्यूशन डिलीवर भी कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन जब मैंने इस चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने चाहिए और बहुत से लोगों के सॉल्यूशंस अवेल कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से काफ़ी लोगों का फ़ायदा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मल्टीपल जगह पर कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं जो बच्चे जो हैं किसी और प्रॉब्लम में उसको यूज़ कर सकते हैं और किसी और प्रॉब्लम किसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम पे आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहता है। तो पहले फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कैमरा में इसका फोकस में थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अभी जो ब्लू रंग का जो पेन से लिखा है उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज एफ डबल डॉट आर टेंड्स टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये जो मेथोडोलॉजी होती है एफ आर टेंड्स टू आर, ये आपने देखा होगा, ये फंक्शंस की मेथोडोलॉजी होती है। तो फंक्शन को हम सिग्निफाई करते हैं, इसका मतलब इसका आर्गुमेंट भी रियल है और जो आउटपुट आना है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू 1, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन की आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये गिवन है, ये फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। तो आर यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है आर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को आप खैर इस वीडियो में रिपीट कर करके इसको आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। देन 4 ऑप्शंस दिए हैं। इफ बी इज ग्रेटर देन 0 देन एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड ऑप्शन है एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। तीसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है अपने ढंग से। क्वेश्चन को थोड़ा, मतलब ये सॉल्यूशन जो थोड़ा आपको हौच पौच दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये सॉल्यूशन जो है वो इतना कम जगह में मैंने इसको किया है। मेरे पास थोड़ा सा आपके बोर्ड का कॉन्स्टेंट तो रहता है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इस तरह की होती है कि इसमें कितना भी स्पेस हो, फैलाते जाओ तो 4 बोर्ड भी कम पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा समेटने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट यहां से मैं आपको रिवील कर दूंगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट इसमें लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट आपको रिवील कर दूंगा। फिर वो कॉन्सेप्ट लेके आप इस क्वेश्चन को अपने एक कॉपी पर
अलग से सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो एक्चुअल में जो मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ना कहाँ से, कि बच्चा अगर एक बार इनिशिएट कर देगा कोई चीज, तो इनिशिएट करने के बाद फाइनलाइजेशन पे तो अगर सही ट्रैक पे चला तो आ ही जाएगा। तो बस वही चीज है कि इनिशिएशन हमें कहाँ से करना है और तब सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है f डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है हम फंक्शन के को ही लेकर स्टार्ट करेंगे। तो हमने फंक्शन को ही लेकर स्टार्ट किया। पहले मैंने लिखा है गिवन अवर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन यही वाला फंक्शन दैट इज फंक्शन हमने यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो ये फंक्शन ले लिया, इसमें मैं थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेट कर दिया इस फंक्शन को, इस एफ एक्स को मैं नीचे ले आया। तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई, ठीक है। तो इसको करने से फायदा क्या हुआ, क्यों मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेकर आया, इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स जो होगा वो ln, ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा मॉड एफ एक्स का। तो ये हम इजिली देख सकते हैं, किसी भी आपकी कैलकुलस की बुक में होगा, फंक्शनल ग्राफ्स की बुक में होगा। तो हमारा मेन टर्निंग पॉइंट यही है कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू log ln मॉड एफ एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ मॉड एफ एक्स लिखा हुआ है, दिस इज द मॉड एफ एक्स, ठीक है। तो मॉडुलर फंक्शन होगा या मॉड फंक्शन होगा कह सकते हैं। मॉड फंक्शन का मतलब होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एफ एक्स को नीचे लाने का पर्पज इस फंक्शन को बनाना था, जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्ट होके लॉग एफ एक्स, लॉग मॉड एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा काम यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये इस फंक्शन को हमने थोड़ा सा देखकर एनालाइज किया कि इसको ऐसे करेंगे तो हमारा ये नियर बाय फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको यही करना होता है, किसी सॉल्यूशन को जब भी निकालते हैं तो नियर बाय शॉर्ट फंक्शन या नियर बाय रिड्यूसेबल फंक्शन में हम इसको मॉडल कर लेते हैं। तो इतना बड़ा फंक्शन जो इंटीग्रेशन के साथ ही किसी ये इंटीग्रेटेड फंक्शन जो है एक सिंपल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन में log टू द बेस ई फंक्शन में कन्वर्ज हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा पहला चीज तो ये आ गई, और इसको मैंने जो है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है, इसको मैंने सेव लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रिजर्व करके रख लिया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स करना है। कांस्टेंट सी आएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है इस फंक्शन को दोनों साइड से, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद ही हमें इस फंक्शन में नॉर्मलाइजेशन या इस फंक्शन में रिडक्शन मिलना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन करना है तो राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेट करेंगे। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पर जानते होंगे अगर इंटीग्रेट 1 बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो ये नहीं है कि इस इक्वेशन पे इस फंक्शन को सॉल्व करना, ये तो कोई भी कैंडिडेट अपने रोजमर्रा के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रोजमर्रा की चीजों में इसको करते ही रहते होंगे। तो दैट नन ऑफ माई कंसर्न। इंपॉर्टेंस क्या था कि इस फंक्शन को देखते ही आपको यहाँ पे एफ एस को नीचे लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है, जिससे कि इंटीग्रेट करने के बाद ये मॉडुलर फंक्शन लॉगरिथमिक मॉडुलर फंक्शन में कन्वर्ज हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसके बाद में हम इसको जो बच्चे नहीं कर पाएंगे इसके लिए मैंने इसको कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है इस फेज में जो तैयारी कर रहे होंगे वो कर लेंगे। फिर ही मैंने बता दिया है कि बी स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस, क्योंकि अल्टीमेटली हम रिड्यूस क्या कर रहे हैं, हमें निकाल 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स जो होता है tan इनवर्स एक्स होता है। तो हमें रिड्यूस करना है tan इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में। तो हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर पर बी स्क्वायर आ गया, एक्स बाई बी को टी ले लिया, 1 बाई इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dx का dt के टर्म्स में dx इक्वल टू b dt आ गया। यहाँ पर मैंने dx इक्वल टू b dt रख दिया, x बाई b को हमने t रख दिया, 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, रिड्यूस हो गया 1 बाई b tan इनवर्स t, दैट इज 1 बाई b tan इनवर्स x बाई b, ठीक है। तो ये फाइनली आपका ये जो आपका ये दिया हुआ है दैट इज इसका है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा। तो tan इनवर्स t, तो ये फंक्शन पूरा रिड्यूस होकर कितना आ गया, ये फंक्शन पूरा रिड्यूस होकर ये आ गया 1 बाई b tan इनवर्स x बाई b। तो ये हमने सिंपल फॉर्मूला कि हमें दोनों तरफ हम कन्वर्जेंस ही कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में भी कन्वर्स किया लॉगरिथमिक फंक्शन में, राइट साइड में भी कन्वर्स किया, क्योंकि हमें 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स के फॉर्म में लाना था, कि उसके इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स होता है। ये हम ऑब्वियसली बहुत बार अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में ऐसे ही करते हैं, जिसमें कि हमें जिसका इंटीग्रेशन पता होता है, जिन टर्म्स का जिनका इंटीग्रेशन ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शन कैलकुलस के लाइब्रेरी फंक्शंस में है, उसके सापेक्ष हम उसको लाके उसको कन्वर्ज करके देन उसका हम जो है इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो मैंने भी कुछ नया नहीं किया। फाइनली फिर इसका राइट हैंड साइड का कितना आ गया, 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी आ गया। ये आप करके देखेंगे इजिली आ जाएगा।
ठीक है। और अगर जिन लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इस मेथड को फॉलो करेंगे, मैं लिखा भी है लेट एक्स बाई बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फाइनल हमारा क्या आया, थोड़ा सा कैमरे का फोकस हम चेंज करते हैं, तो यहाँ फाइनली क्या हुआ आया हमारा लॉग मॉड एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी। क्योंकि हमने इंटीग्रल दोनों साइड किया है तो कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया। अब एक इसमें एक लिमिटिंग वैल्यू भी दी हुई है, देखिए ध्यान से देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे हम बात करते, देखिए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म ये भी दिया है कि f0 इज इक्वल टू टी, f0 इज इक्वल टू 1, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन fx गिव्स द वैल्यू 1। ये क्यों दिया होता है, ये बेसिकली जहां जहां दिया जाएगा तो मैक्सिमम कंडीशंस में आप देखेंगे कि जहां जहां ये दिया जाएगा वहां वहां इस जो इंटीग्रल का जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए ही दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने जब ये लेकर लगाया एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं लगा के एक बार इस फंक्शन में, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये अभी एफ एक्स पे लगेगा तो एफ एक्स की वैल्यू निकाल तो ले हम, अभी एफ एक्स की वैल्यू निकाली नहीं है हमने, अभी हम लॉग मॉड एफ एक्स प्लस टू 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी तक आ गए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग है, ln जो होता है आपको सभी को मेरे ख्याल से पता है कि जो ln x होता है, ln x अगर इक्वल टू t है तो x क्या हो जाता है, e की पावर t हो जाता है, क्योंकि log जो ln होता है वो क्या होता है, log टू द बेस e होता है, ठीक है। तो x जो हो जाएगा वो e की पावर t हो जाता है। इसी तरह चूंकि यहाँ पे ln fx है तो fx इक्वल टू मॉड fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी प्लस सी, ठीक है। ये पूरा टर्म जो है वो पावर में है एक्सपोनेंशियल की। अब जब मॉड यहाँ हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस लग जाएगा, e की पावर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी। तो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे आप fx रख के देख सकते हो कि f0 1 रखोगे तो c की वैल्यू यहाँ पे दोनों ही केस में प्लस और माइनस दोनों ही केस में c की वैल्यू 0 निकल के आएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि fx अब पूरा हमारा आ चुका है, ये fx की वैल्यू प्लस माइनस e पर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी प्लस सी भी होगा यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर आप एट एक्स को 0 रखेंगे तो c की वैल्यू दोनों ही केस में, चाहे e को प्लस लिया जाए चाहे माइनस लिया जाए, c की वैल्यू दोनों ही केस में 0 निकल के आ जाएगी। ये मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारा सी रिड्यूस हो गया। सी रिड्यूस होने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या है इस क्वेश्चन का, कि ये एफ एक्स की जो प्लस और माइनस दो वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल की, इनमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, प्लस लेनी है कि माइनस लेनी है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी पे इन चारों जो ऑप्शन है इसका दारोमदार टिका है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा चीज, क्योंकि अगर माइनस होगा तो हम प्योरली ये नहीं कह सकते ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अब बात करते देखते हैं कि ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। फिर हम अपने पुराने जो हमारे लिमिटिंग फंक्शन दिया है, वैल्यू दी है, उस पर आते हैं f0 इज इक्वल टू 1 पर, कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 fx की वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम ये लगाते हैं कि एट एक्स, यहाँ पे देखिए लिखा भी है गिवन, हम बार बार किस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसी c की वैल्यू भी निकली, इसी से हम दोबारा जब इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, रखेंगे इसमें इसकी वैल्यू, तो देखेंगे एट एक्स इज टू 0 fx टू 1 ये आना चाहिए। तो हमने रख के देखा तो लास्ट में रिड्यूस जो हो रहा है वो e की पावर 0 में हो जा रहा है, क्योंकि 1 आ रहा है। अगर हम पॉजिटिव साइड लेते हैं fx की, fx टू प्लस e की पावर 0 लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें माइनस लेते हैं तो ये -1 निकल के आ जाएगा, लेकिन हमारे पास वैल्यू जो है वो f एट 0 1 दी हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास जो f की 0 की वैल्यू दी है वो पॉजिटिव 1 दी है। तो अगर हम जो है निगेटिव लेके चलते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू निकल के आती है निगेटिव 1, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिमिटिंग वैल्यू को एक्सप्लॉइट करती, वायलेट करती। इसीलिए हमने क्या किया, इस चूंकि e पावर 0 निकल के 1 वैल्यू आ रही है जो कि पॉजिटिव 1 है, तो हम इस फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू इसीलिए हम लेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू, तो ये सिग्निफाई हो गया कि ये फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन है। जो पॉजिटिव फंक्शन है इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए क्या हो गया, हेंस e की पावर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी विल बी टेकन पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आप एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। तो आप किसी भी ग्राफ एंड फंक्शन के बुक में fx टू e पावर x का ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है दूसरा क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, ये ऑप्शन भी सही होगा। क्यों, क्योंकि f डैश x इसको पॉजिटिव फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि f डैश x e की पावर x, अगर fx इक्वल टू e की पावर x है तो f डैश x क्या होता है, वो भी e की पावर x ही होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है।
क्योंकि एफ एक्स इजकल्स टू, अगर हम इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन माने, एफ एक्स इजकल्स टू ई की पावर एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स भी जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही केस में क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसको इसका यहाँ पे अगर थोड़ा मेंशन कर दें, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। एफ एक्स अगर ई की पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स जो होता है वो भी ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो चूंकि ये लेमा है पता है, तो इसीलिए ये एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, और चूंकि पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, चूंकि ये फंक्शन, या फिर मैं बता दूं चूंकि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए इस लेमा से जो एफ डैश एक्स आएगा वो भी 0 से बड़ा होगा बी की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके सॉर्ट आउट हो जाता है। ए और बी दो ऑप्शंस इस क्वेश्चन के सही अंकित किए गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करने से पहले, इस क्वेश्चन से मूव करने से पहले मैं इस चीज को और डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा वो बच्चा अटका कहाँ होगा, तो वो भी मैं इस चीज को मेंशन कर लूंगा। बच्चे ने हो सकता है कि एफ एक्स तक तो किया हो और एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स भी किया होगा, लेकिन वो लॉग इसको उस बच्चे ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लॉग एल एन एफ एक्स कर देंगे, मॉड नहीं लगाएंगे। और यहाँ सारा जो इंपॉर्टेंस है वो मॉड का ही है, क्योंकि लास्ट में आपको ये चीज चेक करके दिखानी पड़ेगी कि ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, तो इसीलिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका स्पष्टीकरण इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा ध्यान देने लायक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लिया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो हम उसका ग्रेजुअल चले, उसकी तरफ धीरे धीरे चले। एकदम से अगर हाई क्वेश्चन या हाइक पे हम चले जाएंगे तो कभी कभी दिक्कत आ सकती है हमारे कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर वो जो आपके वीडियोस हैं, वो वीडियोस में जो लिखा होता है वो काफी छोटा लिखा होता है, तो उसको कभी कभी देखने में दिक्कत आती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप YouTube पे आप किसी लेक्चर को सुनिएगा तो उसको आप राइट हॉरिजॉन्टल राइट पर जो बड़ा करने वाला ऑप्शन आता है, मैग्नीफाई करना, उसको कर लीजिए, फुल स्क्रीन मोड पे पढ़िएगा इसको। तो फुल स्क्रीन मोड पे आपको चीज अंदर जो दिखेंगी। मेरे पास कॉन्स्टेंट ये है कि क्वेश्चन मेरे पास जो मैं सॉल्व करता हूँ वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। उनको इंकित करने में या उसको लिखने में, उसको कॉन्सेप्ट को अगर मैं कम लिखूंगा या स्टेप्स को जंप कर जाऊंगा, तो शायद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में ना आए वो क्वेश्चन कि कैसे करना है, तो वो उस जो जंपिंग मैंने की है उस जंपिंग में वो चीज अटक जाए। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सॉल्व करके इसके स्टेप को ज्यादा इलेबोरेट करना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा स्पेस की कमी हो जाती है, और जल्दी इस चीज को भी दूर करने की कोशिश हमारे पास की जाएगी कि स्पेस कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे लिमिट करें, जैसे जैसे आपका सपोर्ट आता जाएगा। तो बेसिकली अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अगर कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें लिखा है लेट एफ आर टेंड्स टू आर, वही हमारा बेसिक जो फंक्शन का हमारे पास क्राइटेरिया था। फॉर रियल नंबर्स जो आर्गुमेंट्स हैं वो आउटपुट भी रियल नंबर देगा। बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ आर्गुमेंट पाई इज इक्वल टू -6। मतलब फंक्शन की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पाई लेने पर आउटपुट -6 आ रहा है। इफ एफ एट 0 पाई be a real tends to real number is defined by fx is equal to integral 0 से ft dt, 0 से x ft dt, and if 0 से pi f dash x plus fx cos x dx is equal to 2, then the value of f0 is, and the value of fx at x is equal to 0 is option A B C D 1 2 3 4 या हाँ 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो फिर मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन एक बार में देखने पे लग रहा है कि बहुत लेंदी होगा, बहुत टफ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्वियसली इसी टर्मिनोलॉजी पे आते हैं कि देखने में लगे टफ है, एक्चुअल में बहुत सॉल्यूशन सॉल्व करते समय वो चीज जो है वो एक या तो कट जाए या वो रिड्यूस हो जाए इजिली, मतलब एक ही 2 स्टेप्स में वो सॉल्यूशन काफी हद तक रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वही है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान देते हैं 2 चीजों पे। से वहां पे f0 = 1 दिया हुआ था,
यहाँ पर एफ पाई इज टू -6 दिया। तो जब भी इस तरह की कोई लिमिटिंग चीज दी होती है तो लिमिटिंग पे हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे दो फंक्शंस की जो इंटीग्रल दिए हुए हैं। पहला एफ एक्स का दिया हुआ है, दूसरा दिया है एफ डैश एक्स का एक लंबा एक्सप्रेशन कॉस एक्स के साथ दिया है, जिसकी वैल्यू 2 आई है। ठीक है, तो अब इसका हम इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे कहां से, इंपॉर्टेंट बात यह है कहां से पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को। तो पकड़ने का तरीका ये है कि हम हमेशा बेस इक्वेशन वो लेके चलते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और खास तौर से लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई उलझी हुई चीज हो तो राइट हैंड साइड एक सॉर्टेड चीज अगर दी हुई है सबसे पहले उसी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे खास तौर से इस वाले फंक्शन पे, तो देखेंगे इस पे हमें राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट वैल्यू 2 निकल के आ रही है। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ये इस फंक्शन को अगर ऐसे पकड़ा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चले और कुछ ऐसी वैल्यू निकाले जो राइट हैंड साइड पे मैच करके किसी एक आउटपुट वैल्यू को दे दे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक इससे पहले एक छोटा सा इंटीग्रल दिया हुआ है जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन को सिग्निफाई करता है, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से x ft dt, ये वाला हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है इससे हमें बहुत कुछ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इससे एक चीज मिल जाएगी कि हम अगर कॉन्सेप्चुअली चले तो जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है वो इंटीग्रल है किसी फंक्शन एफ टी का, लेकिन एफ टी का आर्गुमेंट जो लिमिट उसकी लिमिट्स लगाई गई वो एक्स आर्गुमेंट की ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्ज होकर फंक्शन स्मॉल एफ एक्स फंक्शन कहीं ना कहीं कन्वर्ज होकर एक्स पर ही आएगा। तो चूंकि एक्स पर ही आएगा इसीलिए इसका जो अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंपल एफ एक्स आ जाएगा इसका। तो ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। तो ये एफ एक्स चूंकि इसका इंटीग्रल तो डिफरेंशियल अगर जो होगा एफ डैश एक्स का वो सिंपल एफ एक्स फंक्शन होगा। इतना अगर इसकी लिमिट कोई और होती, एस की जगह जेड होती, टी होती, कुछ और होती, तब ये ऐसा ना होता। लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू कन्वर्ज होके इसकी लिमिट्स जो है वो 0 से x दी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कन्वर्ज होके कहीं ना कहीं xc के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसीलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कैप्स लॉक या कैपिटल एफ एक्स फंक्शन उसका डिफरेंशियल स्मॉल एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये पहली चीज समझने वाली है बहुत। मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हो सकता है वो इसी में कंफ्यूज हुआ, इसी में उसको डाउट लगा, तो पहले ही वो यही रिड्यूस नहीं कर पाया। अब दूसरी बात क्या है कि पाई पे चूंकि एफ पाई की वैल्यू हमें -6 दी हुई है, इसलिए पाई पर एफ डैश की वैल्यू जो हो जाएगी एफ पाई बराबर हो जाएगी, जो कि -6 के बराबर हो जाएगी। तो पहला हमारा सेकंड जो इससे कांस्टेंट लिमिट होकर आए हम कह सकते हैं सेकंड रिडक्शन हुआ। मैं लिखा भी है, देखिए राइट हैंड साइड पे डिड्यूस्ड। तो डिड्यूस जो है एफ डैश पाई इक्वल्स टू -6, जो कि एफ पाई इक्वल्स टू -6 गिवन है। तो डिड्यूस क्या किया, कैप्स लॉक एफ डैश पाई इक्वल्स टू -6 हमने डिड्यूस कर लिया। चलिए अब हम वापस आपसे बात मैंने की थी कि किस फंक्शन को लेंगे, यही फंक्शन हमारे पास है। और कभी कभी ये फंक्शन सपोज 2-3 फंक्शन क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 2-3 फंक्शन इस तरह के होते हैं, तो हम पहले उस फंक्शन को लेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट डिफाइंड हो, जिससे कि हमें कोई वैल्यू कंपेयर करने के बाद एक निश्चित आउटकम पे हम आ जाएं। क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स के जेईई में से क्वेश्चन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर हम कई फंक्शंस को एक साथ खोल लेते हैं और उनके किसी की राइट हैंड साइड की वैल्यू कांस्टेंट पे नहीं है, तो हम मल्टीपल इक्वेशंस में आके फंस जाते हैं, जिनको बाद में फिर समराइज करना, समअप करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो उसी पे हम आते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने ले लिया। अब इस इक्वेशन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जब इसको खोलेंगे, इस इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कॉसेस को दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस तरह का दोनों जगह एक ऐसा समीकरण बनेगा जिसमें कि आपको इंटीग्रल निकालना है दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लीकेशन का। तो हम जानते हैं अगर एफ एक्स इंटू जेड एक्स सपोज दो फंक्शन है और उन दोनों का इंटीग्रल निकालना है उनके मल्टीप्लीकेशन का, तो हम अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जेड एक्स वो भी लेते हैं। उसका पहला क्या होता है, जो उसका रिड्यूस करने का फॉर्मूला बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन क्या फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल होल इंटीग्रल ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां भी यूज की है। तो पहला फंक्शन हमने cos x को माना है, सेकंड फंक्शन हमने f डैश x को माना है, जो कि इसको खोलने के बाद मिला। और बाकी सेकंड पार्ट जो f x cos x है उसको मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे जाके वो कट जाएगा। ठीक है, तो वही अपनाया है। तो फर्स्ट फंक्शन cos x माना है, इंटीग्रल ऑफ f डैश x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एस cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ f डैश x। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन को बहुत एनालिटिकली देखने वाला है, क्योंकि जल्दबाजी में हम काम करेंगे तो सॉल्व करते रहेंगे और हम इस एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे जहां पे हमें उतनी मेहनत की जरूरत नहीं भी थी और कट जाता है एक्सप्रेशन, लेकिन हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन को डिफरेंशियल
फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ f डैश x। अब इंटीग्रल ऑफ f डैश x क्या होगा, सिंपल fx होगा। ठीक है, ये छोटा सा डायरेक्शन लिया है और fx इसके बराबर था, f डैश x के बराबर था, तो यहां मैंने लिख लिया। ठीक है, तो फाइनली ये रिड्यूस होकर आ गया f डैश x cos x। अब इसको मैंने अलग कर लिया 0 से पाई लिमिट लगा दी। ठीक है, इनके पार्ट्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें आसानी से ये मिल जाएगा कि क्वेश्चन को या एक्सप्रेशन को कहां तक हमें रिड्यूस करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटीग्रल से कट रहा हो, तो अनावश्यक उसको सॉल्व करके हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देंगे क्वेश्चन में, तो ये चीज नहीं करनी है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, देखते हैं। जब इसको सेकंड जो आपका ये था डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये अपने आप में जैसे खोलेंगे डी माइनस, ये माइनस पहले से था, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा cos x था, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज f डैश x, ये पहले की तरह खोला तो f कैप्स लॉक f डैश x आ जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को एनालाइज करते समय कि यहाँ पर फिर एक ऐसा इंटीग्रल बन रहा है जिसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन एक बार फिर बन रहा है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस चीज को, फिर इसको हम क्या करेंगे, पुराने फॉर्मूले जो ये वाला फॉर्मूला था फिर इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डबल ये बन रहा है, जो आपका दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन दोबारा बना, इसको हम फिर क्या करेंगे, वही अपना पुराना फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये दोबारा हम लगा देंगे। तो हम फर्स्ट फंक्शन फिर इसको मानेंगे साइन एक्स को, सेकंड फंक्शन हमारा f डैश x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ f डैश x dx माइनस, ठीक है, जो पूरा हमारा सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये जब हम देखेंगे तो ये cos x इंटू एफ के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इससे हमें यहाँ पे ये सिग्निफाई हो जाएगा कि इसको हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये वही एक्सप्रेशन माइनस में आ रहा है जो एक्सप्रेशन एफ एक्स कॉस एक्स का पॉजिटिव में था, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बिना बस एक टर्म को निकाले, और जो सेकंड इंटीग्रल इसमें आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये जो सेकंड वाले जो हमने यहाँ से सॉर्ट आउट किया है, इससे एक टर्म इंटीग्रल का ऐसा आ गया जो बिना फर्दर उसके सॉल्यूशन के हमारे एक जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म से ऑटोमेटिकली पूरा इंटीग्रल कट जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा हमें कि हमें अननेसेसरी अगर हम इसको फिर खोलने की कोशिश करते तो शायद फंसते, और शायद मेरे ख्याल से जो जिस बच्चे ने इसको करने की कोशिश की होगी शायद वो वहीं फंसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अब हमारा ये डिड्यूस होकर कितना आ जाएगा, डिड्यूस होकर हमारा यही फाइनली जो निकल के आएगा वो निकल आएगा साइन एक्स एफ एक्स, 0 से पाई का इसमें लिमिट रहेगी, जो हमारी इंटीग्रल की लिमिट चलती है 0 से पाई। फाइनली रिड्यूस होकर फंक्शन ये आ गया। ठीक है, ये वाला टर्म कहां से आया था, ये वाला टर्म ये वाला था जो हमने रिड्यूस निकाला, और प्लस ये वाला इस टर्म को रिड्यूस होके फाइनली ये आ गया, ये वाला टर्म। ठीक है, जो ये फंक्शन पर रिड्यूस होके आया। अब लगा देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे, इस वैल्यूज गिवन है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इस तरह का टर्म निकल के आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड से ये कहां से आ गया, ये राइट हैंड साइड से आया। ठीक है, जो आरएचएस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर 2, ठीक है, तो वहां से आया है, तो एफ डैश 0 की वैल्यू 4 निकल आएगी, और एफ डैश 0 का 4 का मतलब क्या है, चूंकि एफ डैश एक्स यहां से देखिए एफ डैश एक्स एफ एस के बराबर है, तो एफ 0 की वैल्यू 4 निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसकी ब्यूटी क्या है, कि इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि आपको ये क्वेश्चन जेई, पहली बात तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा जेई का क्वेश्चन ही क्यों है ये, तो जेई का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें एक इंटीग्रल दूसरे इंटीग्रल को एज अ होल काट रहा है, तो देखने से क्वेश्चन जो है बड़ा लग रहा है, लिमिट्स हमारे पास इंटैक्ट हैं, और एक पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा कि एक ही लिमिट की से दो चीज सॉल्व हो रही है, उसमें आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एक ही लिमिट से हमारा सी की कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल रही थी, और उसी लिमिट से फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो भी निकल रहा था। उसी तरह यहाँ भी लिमिट को हमने जब अप्लाई किया तो उससे कहीं ना कहीं एफ एक्स भी इफेक्ट हुआ, और कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स की वैल्यू को भी यहाँ डिड्यूस जब यहाँ पे किया, आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी इसी पाई से जो हमने निकाली है एफ डैश पाई का टू माइनस काम आएगी। ठीक है, तो फाइनली चूंकि एफ डैश 0 निकल आया है, तो एफ डैश एक्स चूंकि एफ एक्स बराबर था, तो एफ 0 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने से जब लेक्चर को सुनेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि अभी लगे बहुत टफ है, कैसे होगा, बस इतना करिएगा कि जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ उन स्टेप्स को कॉपी पे बैठ के करने की कोशिश करिएगा, और जहां फंसिएगा फिर वीडियो को पॉज करके
और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो आपको एक के बाद एक हिंट मिलती चली जाएंगे और आप क्वेश्चन आंसर्स पे अराइव कर ही जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, काफी है ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करना। बहुत 20-22 मिनट 25 मिनट के लेक्चर में मैंने इनको सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगाइएगा और इनको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, आप इजीली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे अराइव कर जाएंगे। इतना टिपिकल भी नहीं है, जेई के क्वेश्चंस इसी लेवल के होते हैं कि फॉर लिसनिंग और सीइंग द वीडियो। थैंक यू।